बच्चों सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई टोट यू द फर्स्ट लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक द फन दे हेड। द फन दे हेड का मतलब बताया था आपको क्या कि वो आनंद जो वो लिया करते थे। अब बच्चों इसी पार्ट से लगी हुई, इससे अटैच जो एक पोयम है, ये पोयम हम आपको आज पढ़ेंगे। और पोयम बच्चों किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब देखो बच्चों, द रोड नॉट टेकन, और पाठ का नाम क्या था? द फन दे हेड। अब देखना आप बच्चों, पहली बात तो आप ये जानो कि इसके जो पोएट है उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान दो बच्चों, एक अमेरिकन पोएट है और बहुत बेहतरीन माना जाता है। खास तौर पे इसकी एक दो कविताएं तो जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे बच्चों आप हिंदी में हरिवंश राय बच्चन का नाम तो सुना ही होगा, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने हरिवंश राय बच्चन की वो कविता नहीं पढ़ी होगी या नहीं सुनी होगी। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। बड़ी मशहूर कविता है, छोटी छोटी क्लास में कहीं कहीं टकराई जाती है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। ऐसे ही जब कोई 10वीं कक्षा में आता है तो उससे पहले कहीं न कहीं जो है नरोत्तम दास स्वामी की वो पंक्तियां जरूर पढ़ के आता है। कौन सी पंक्तियां हैं कि दे की सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। एक कबीर का दोहा बड़ा मशहूर है। कबीर के तो न जाने कितने मशहूर है, पर एक कौन सा सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो कौन सा है? गुरु गोविंद दो मुखड़े और काके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बच्चों मैं जो कहना चाहता हूं वो दरअसल ये है कि किसी किसी कवि को उसकी खास कविता के लिए जाना जाता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमें पता नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का नाम लेते हुए बच्चों एक चित्र उभर करके आता है दृष्टि के सामने, और वो चित्र किसका होता है? वो सुभद्रा कुमारी चौहान का होता है। एक कविता बच्चों ऐसी है, उनका माइल स्टोन है, जिसकी वजह से उनकी पहचान है। तो बच्चों मैं आपको लेके जा रहा हूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट की तरफ। इसकी खास बात क्या है बच्चों? एक या दो या तीन चार कविताएं तो ऐसी है जो मतलब क्या है कि इसकी बहुत बड़ी पहचान है। ये मान के चलो कि कोई भी लड़का जब 10वीं 12वीं में आता है तो उससे पहले कहीं न कहीं उन दोनों में से एक कविता को उसको जरूर पढ़ी लेना पड़ता है। दो तीन कविताएं इसकी ऐसी बताऊंगा जो बहुत ही मशहूर है। अब बच्चों टाइटल की समानता देखो, टाइटल क्या था? द फन दे हेड। तो बच्चों मैंने आपको कहा था द फन, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब आप इस बात को जानते हो कि दे हेड ये क्या है बच्चों? मैंने आपको कहा था कि ये फन नाउन है, सब्जेक्ट है। अब इसके पहले द इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद ये दे हेड क्लोज आ रहा है। क्या बच्चों? ये क्लोज आ रहा है। अब बच्चों आप जानते हो जब नाउन के बाद में क्लोज आता है या फ्रेज, नाउन के बाद यदि क्लोज या फ्रेज आता है तो बच्चों क्या करना पड़ता है? इसका बैलेंस बनाने के लिए अंग्रेजी में इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। द का प्रयोग करना पड़ता है। वही बात उधर लागू हो रही है, रोड नॉट टेकन। अब आप ये कहोगे सर आप तो कह रहे थे नॉट तो कभी कहलाता ही नहीं है, जब भी आता है तो अपने 24 फ्रेंड्स में से किसी एक के साथ आता है। मैं बच्चों अभी भी यही कह रहा हूं कि नोट कभी अकेला नहीं आता है। देखो बच्चों इसमें अंडरस्टूड है, बात को समझो। इसका मतलब क्या है? द रोड, ध्यान देना, द रोड। फिर बच्चों मैंने बोला विच वाज नोट टेकन। ये बच्चों ये है बात, समझ गए? ये है बात। अब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कॉन्ट्रैक्ट जानते हो, जैसे मेटाफर होता है और सिमिली होता है। तो मैं आपको कहता हूं कि देखो शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून। तो बच्चों शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, यानी वो चांद की तरह खूबसूरत है। अब बच्चों ये तो क्या है? वो चांद की तरह खूबसूरत है, तो मैं चांद के साथ में उसको क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैं उसको चांद की सिमिली दे रहा हूं, क्योंकि कंपैरिजन तो बच्चों नहीं है। कंपैरिजन तो तब होता है जब राजा उतनी सुंदर है जितनी सुधा है, तो ये कंपैरिजन है, ये तुलना है। लेकिन जब सीता की तुलना या किसी लड़की की तुलना, किसी लड़की के चेहरे की तुलना आप चांद से करते हैं
तो बच्चों जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है दैट्स व्हाट वी कॉल सिमिली। उसे बच्चों अंग्रेजी में आप सिमिली कहते हैं, उसे हिंदी में आप उपमा कहते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। एक क्या होता है बच्चों? उपमेय होता है, जिसको कंपेयर किया जाता है या जिसको उपमा दी जाती है। एक उपमान होता है, जैसे चांद है तो चांद की उपमा दे रहे, चांद उपमान है। एक होता है बच्चों वाचक शब्द, जो दोनों के बीच में क्या बताता है? दोनों के बीच में समानता बताता है। तो बच्चों वो वाचक शब्द क्या है? वो लाइक है, लाइक। और बच्चों एक चीज है साधारण धर्म। वो साधारण धर्म क्या होता है? वो इधर भी है, वो उधर भी है। एक ऐसा एडजेक्टिव जो इधर भी है उधर भी है। एक ऐसी क्वालिटी जो इधर भी है और उधर भी है। वो ब्यूटीफुल है बच्चों। मून भी ब्यूटीफुल है और शी भी ब्यूटीफुल है। आई बात समझे? तो इसको बच्चों आप हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में आप इसको सिमिली कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न ये आया क्यों बीच में? ये बीच में बच्चों इसलिए आया क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको बीच रहा हूं। मैं बीचूंगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? शी इज आलू। अब बोलो क्या हो गया? हटा दिया हमने इसको। शी इज द मून, वो चांद है। तो बच्चों सिमिली को जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसके जो अनावश्यक शब्द है जिनको हटा दिया, मैंने कौन कौन से शब्दों को हटाया? मैंने बच्चों एक तो इसमें किसको हटा दिया? जो वाचक शब्द है लाइक, उसको हटा दिया। और बच्चों मैंने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को हटा दिया। तो आप इस बात को समझो कि जब एडजेक्टिव यानी साधारण धर्म को हटा दिया जाता है और जब जो दोनों के बीच में समानता बताने का सूचक शब्द जो वाचक शब्द होता है उसको हटा दिया जाता है, तब सिमिली क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली होता है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली बन गया है। क्या बन गया है? ये सिमिली बन गया है। सिमिली तो पहले भी था लेकिन अब कैसा बन गया है? कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली बन गया है। और बच्चों जो कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? उसे ही बच्चों आप मेटाफर बोलते हैं। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको रूपक बोलते हैं। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बच्चों इसको मेटाफर बोलते हैं और हिंदी में इसको रूपक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको मेटाफर बोलते हैं, हिंदी में रूपक बोलते हैं। अब बच्चों में आपको यहाँ जो है यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूं मैं? द रॉड। अब बच्चों में क्या करूंगा? इन दोनों को क्या करूंगा? बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अब बताओ क्या बन गया? द रोड नॉट टेकन, अर्थात सड़क जो नहीं चुनी गई। तो बच्चों एक बात आप समझ लो कि यहाँ नोट अकेला नहीं आ रहा है बल्कि विच वाज भी अंडरस्टूड है। नोट अकेला कभी आ ही नहीं सकता है। जब भी आता है तो अपने 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट में से किसी एक को साथ लेके आता है। अब बच्चों जो 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट होते हैं वो बच्चों क्या होता है? मोस्टली दे आर इन देयर एक्सप्रेस्ड फॉर्म। अधिकांशतः वे अपने प्रकट रूप में होते हैं। लेकिन पोएट्री में बच्चों कई बार जो है वो अनएक्सप्रेस्ड भी होते हैं, कई बार वो अंडरस्टूड भी होते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो आपका ये मुगालता, आपकी ये गलतफहमी, आपका ये इल्यूजन, ये भ्रम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि नोट को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई आपके भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैंने कह दिया पहले कि नोट बच्चों एक एडवर्ब है। ध्यान दो बच्चों, NOT नोट एक एडवर्ब है, एडवर्ब। और अकेला नो आता है बच्चों तो ये डिटर्मिनर होता है। क्या होता है ये डिटर्मिनर? जैसे नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं। नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं। नो वाटर, कोई पानी नहीं। नो मनी, कोई पैसा नहीं। नो बॉय, नो स्टूडेंट, वगैरह वगैरह। तो आशा है कि मैं जो समझाना चाहता हूं वो बात आपकी समझ में आ गई है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों टाइटल जो है दोनों का, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, ये समानता बताने के लिए मुझे इतनी बातें बतानी पड़ी है और कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं जो है ये जो टाइटल का एप्टनेस है वो भी बता रहा हूं, और जो दोनों टाइटल हैं उन दोनों में ये द इधर क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बताया वजह। तो बच्चों ये बाद में जो आ रहा है नोट टेकन, ये नोट टेकन बच्चों क्या है? विच वॉज नॉट टेकन है ये, और इसको एडजेक्टिव क्लोज मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा? एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि इसके पीछे आकर के इसकी विशेषता बता रहा है। अब आपको साहब इसमें वर्ब नहीं है बच्चों, इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो एक्सप्रेस्ड नहीं है, लेकिन वो अनएक्सप्रेस्ड जरूर है। इसके कारण बच्चों ये खास बन गया है। और इसको बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इधर माल है तो इधर बाट रखना पड़ेगा, और अगर इधर बाट है तो उधर माल रखना पड़ेगा। तो ये आता है बैलेंस करने। आ गया समझ में? अभी भी समझ में नहीं आया तो बात दूसरी है। अब बच्चों जरा आगे मैं बढ़ाता हूं अपनी बात। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मशहूर कवि है, अमेरिकन पोएट है बच्चों, और खास तौर पे ये कौन सी कविता के लिए जाना जाता है? ये बच्चों खास तौर पे उस कविता के लिए जाना जाता है। एक तो ये बताई दिया आपको, दूसरी वाली वो नहीं, स्टॉपिंग बाय ए स्नोवी इवनिंग, एक बड़ी मशहूर कविता है इनकी, लिख के बताता हूं। स्टॉपिंग बाय ए स्नोवी इवनिंग। ठीक है बच्चों, ये कविता बड़ी ही मशहूर है इनकी। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेहद प्रिय थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेहद प्रिय थी तो फिर हरिवंश राय बच्चन को क्यों नहीं प्रिय होती?
हरिवंश राय बच्चन ने इसका अनुवाद भी लिखा है इस कविता का। और इस कविता के अंदर बच्चों कुछ पंक्तियां हैं तो आप जानते हो, एक टट्टू के ऊपर कभी बैठ करके जाता है, जंगल में जाता है और जंगल की जो ब्यूटी है उस ब्यूटी को देख करके वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, अब फिर उसमें एक लाइन आती है, क्या देखो ये लाइन बड़ी मशहूर है बच्चों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मरे थे तो कहते हैं कि उनकी जो डेस्क है या उनकी शेरवानी की जेब उसके अंदर भी पंक्तियां लिखी हुई मिली थी। तो पंक्तियां ये थी बच्चों, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। हालांकि बच्चों पूरी बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको पूरी कविता तो मेरे को याद है, पर मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो विषय बदल जाएगा। मैं केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। बच्चों यहां पर इसने वुड शब्द का प्रयोग किया है तो आप लोग इसका मतलब क्या लकड़ी समझते हो, लेकिन बच्चों इसका मतलब जंगल भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है। बताओ मतलब क्या निकला, जंगल है, लवली माने सुंदर और डार्क माने काले। नहीं बच्चों, काले नहीं, सघन, डेंस। जिस कई बार आप कहते हो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, DENSE, तो वुड्स आर ब्यूटीफुल, वुड्स आर डेंस। और बच्चों कैसे हैं, जंगल सुंदर सघन और ये विस्तृत हैं। विस्तृत का मतलब जानते हो बच्चों, मतलब जो विस्तृत का मतलब होता है बच्चों फार एक्सटेंडेड। क्या कह सकते हो आप, फार एक्सटेंडेड, FAREXTENDED। तो कभी कहता है वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी जंगल सुंदर है, सघन है और विस्तृत हैं। ये लाइन बच्चों आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, इसका सौंदर्य आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये पंक्ति एक्चुअली मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इस कविता में भी एक शब्द आने वाला, कौन सा, वुड। तो वुड का मतलब बच्चों लकड़ी भी होता है और वुड का मतलब क्या होता है, जंगल भी होता है। बच्चों इसको मिटा दूं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, बहुत मशहूर, स्टॉपिंग बाय ए स्नोवी इवनिंग। और इसकी ये मशहूर पंक्ति है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बच्चों माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ये भी आपको समझाएंगे। इसके अंदर क्या बच्चों, जो यूफेमिज्म क्या होता है, एक अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें जो खराब बात है उसको भी बढ़िया शब्दों के माध्यम से कहा जाता है। जैसे बिफोर आई स्लीप का मतलब होता है बिफोर आई डाई। अब बच्चों मरने के लिए क्या हम मृत्यु का प्रयोग नहीं करके स्लीप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसी को थोड़ी कहते हैं तेरा बाप मर गया है, हम ये कहते हैं, या उसका बाप मर गया है, हम ये कहते हैं उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो बच्चों खराब बात को भी अच्छे शब्दों के माध्यम से प्रकट करना जो है उसको बच्चों हिंदी में मंगल भाषण कहते हैं, अंग्रेजी में आप उसको यूफेमिज्म कहते हैं। तो मैं आऊंगा उधर, जब आपको अलंकार वगैरह पढ़ाऊंगा तब वो सब चीजें हम जानेंगे। अब बच्चों मैं पोएम को स्टार्ट करता हूं। टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये मशहूर कविता है बच्चों, ये चॉइसेस करने के लिए है। किसके बारे में, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जिंदगी में बच्चों कई बार आप दोहराए के ऊपर आके खड़े होंगे, दो रास्ते, एक रास्ता इधर ले जाएगा, एक रास्ता उधर ले जाएगा। अब आपके सामने धर्म संकट यह होगा, आपके सामने असमंजस यह होगा, आपके सामने डिलेमा यह होगी कि इन दोनों में से कौन से रास्ते को चुनूं। जब 12वीं पास करके कोई लड़का आता है तो एक तरफ तो क्या है, बायोलॉजी पढ़ के यार डॉक्टर बन जाऊं, दूसरी तरफ मन करता है कंपाउंडर बन जाऊंगा। कंपाउंडर तो कौन बनना चाहता है, हर कोई डॉक्टर ही बनना चाहता है। पर बच्चों मंजिलें अपनी जगह हैं और रास्ते अपनी जगह हैं। मंजिलें अपनी जगह हैं और रास्ते अपनी जगह हैं। तो बच्चों होता क्या है कि आपको अपनी मंजिल को तय करना होता है अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, अपनी दिलचस्पी, अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि को ध्यान में रखते हुए, और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि माने अपनी जो फेमिलियर बैकग्राउंड है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि आप ये कहोगे कि सर ऐसे कई किसानों के बेटे हैं जो बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में बहुत ज्यादा जुनून है, अगर आपको ईश्वर ने वो विशेष योग्यताओं से नवाजा है, योग्यताओं से नवाजने का मतलब यह है बच्चों, जैसे आपका विल पावर मजबूत है तो ये योग्यता ही, और क्या है, हर आदमी के अंदर इतना विल पावर थोड़ी होता है। तो अगर आपको इतना विल पावर आप में है तो फिर मैं ये कहूंगा कि कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको क्या नहीं कर सकती है, अपना लक्ष्य अर्जित करने से नहीं रोक सकती है। तो दिनकर बच्चों रश्मि रतिम बहुत ठीक लिखता है कि टिक सके वीर नर के है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। वो बातें अपनी जगह हैं। तो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये कविता किस बाबत है, ये कविता बच्चों चॉइस का मतलब क्या होता है, चार है। एक आपकी चॉइस क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपका चयन क्या है। आपको 10 चीजें दी जाएंगी और 10 में से कहा जाएगा इसमें से एक चीज को चुनो। तो जब चुनने की क्षमता आप में है कि नहीं, जीवन में ऐसा कई बार होता है कि आपके सामने चुनाव का प्रश्न पैदा होता है। बच्चों आपको पता है जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि बता इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर कोई आदमी जानता है कि मुझे मरना है,
हर कोई आदमी जानता है कि मुझे मरना है, उसके बावजूद वो गलतफहमी में रहता है। इस बात को कोई स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों क्या कौन सा आता है मुझे पता नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, कभी न कभी हमको मरना है। इस बात को कोई भी स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? अच्छा, आप ये कहोगे साहब हम सबको ही स्वीकार है, फिर क्यों इतनी नाटकबाजी करने की जरूरत क्या है? क्यों आदमी जो है इन चीजों के पीछे भगता है, जब उसको पता है कि और खाना पीना इतना तो चल ही रहा है, फिर भी आदमी क्या है कि वो सब चीजें भूल जाती है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। एवरीबडी विल डाई, हर कोई मरेगा, बट नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इस फैक्ट को बच्चों, इस ट्रूथ को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब बच्चों युधिष्ठिर बीच में क्यों आया? युधिष्ठिर बीच में इसलिए आया कि जब यक्ष खुश हुआ तो उसने कहा तेरे इन सारे भाइयों में से एक को जिंदा करवा ले, मैं किसी एक को जिंदा करने के लिए तैयार हूं। बच्चों ये दिस वाज ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस, ये चॉइस का सवाल था। वो किसे जिंदा करवाता? भीम को, जो ठीक उससे छोटा भी था और काफी बलवान भी था, उसकी खूब रक्षा भी करता था, या अर्जुन को जो उसका मजहब भाई भी था, और वो अगर अर्जुन को जिंदा करवाता तो बहुत ताकतवर हो सकता था, या नकुल को जो एक्चुअली उसका सौतेला भाई था, या सहदेव को। तो बच्चों सवाल क्या है, ये अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से है। तो युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा कि अगर तुम केवल मेरे एक ही भाई को जिंदा करना चाहते हो तो मेरे भाई नकुल को जीवित कर दो। जब यक्ष ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उसने यही बताया कि मेरे पिता जो है उनके दो पत्नियां थी, एक का बेटा मैं जीवित हूं, और जो दूसरी मेरी मां माद्री है, मैं चाहता हूं कि संसार में उसकी भी एक निशानी रहे। तो बच्चों ये है चॉइस की बात। अब यह बात आती है कि साहब दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ये तो चॉइस करने के बारे में, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और बच्चों वो चॉइस जो क्या करती है, जो हमारे जीवन को ढालती है, जो हमारे जीवन के आकार को गढ़ती है। अगर आप चॉइस करने में जरा भी गलती करते हैं तो बच्चों आपका जीवन क्या हो सकता है? आपका जीवन नष्ट हो सकता है। और यदि आप सही करते हैं तो आपका जीवन क्या हो सकता है? फर्श से अर्श के ऊपर जा सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, ये मैं कह चुका हूं, अमेरिकन पोएट है, हु राइट सिंपली। ये बच्चों बड़ी खास बात है। जेबी प्रिस्टले अंग्रेजी का बहुत बड़ा राइटर, वो कहता है कि सरल लिखना बहुत बड़ी कला है, बहुत अभ्यास के बाद मैंने सरल लिखना सीखा है। कठिन लिखना तो आसान है, हम कहते हैं अज्ञे क्या साहब कठिन गद्य का प्रेत है, और वो कौन? केशवदास जी क्या है? वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। कठिन काव्य या कठिन गद्य का प्रेत होना उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सरल लिखना बहुत मुश्किल काम है। सरल एक ऐसी बात आप कह सकें जो सामने वाले को लगे कि आपने एक नहीं हजारों लोगों के दिल की बात कह दी। तो बच्चों सरल लिखना क्या बहुत बड़ी कला है, और सरल लिखना बहुत अभ्यास के बाद ही जो है आप सरल लिखना सीख सकते हैं। तो वो कहते हैं बट इनसाइटफुली, माना है कि वो सरल लिखते हैं, लेकिन बच्चों कैसा लिखते हैं? वो अंतर्दृष्टि पूर्ण लिखते हैं, अबाउट कॉमन, आम के बारे में, ऑर्डिनरी। और बच्चों आम और जो सहज अनुभव है जिंदगी के, सहज अनुभव उनके बारे में लिखते हैं। जैसे निराला की कविता नहीं है, तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, कोई छायादार पेड़ हुए जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो बच्चों वो कविता क्या है? वो बच्चों बहुत ही कॉमन, बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखी हुई कविता है। इसलिए वो कविता क्या लोगों को भाती है। माने कि उसमें तुक नहीं है, माने कि उसमें गेयता नहीं है, वो मुक्त छंद में लिखी गई है, फिर भी उसमें विचारों का क्या है? कर्मिक प्रवाह है। और वो कविता कई लोगों को, मतलब बहुत अधिक लोगों को पसंद आती है। उसकी वजह यह है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों कविता शुरू करने वाले हैं हम। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। अब बच्चों कवि ये कहता है जी, एक दिन ऐसा हुआ, और बच्चों ऐसा लगभग सभी लोगों के जीवन में होता है, इसी कवि के जीवन में नहीं हुआ। आप लोग भी क्या है, जब 10वीं पास करोगे तो बच्चों आपके सामने एक समस्या होगी, क्या सब्जेक्ट चुना जाए। तो दोस्त लोगों को देख करके तो इच्छा होगी यार साइंस मैथ्स लेते हैं, क्योंकि साइंस मैथ्स क्या अपने आप में एक विशेष विषय माना जाता है। और फिर मन करेगा यार बायोलॉजी ले लेते हैं। आर्ट्स तो क्या है कि वैसे छोटे मोटे लोग लेते हैं, है ना, इस तरीके की भावना आपके मन में रहेगी। घर वालों के सपने होंगे, एक तरफ तो आपको लगेगा यार मम्मी पापा के सपनों का भी ध्यान रखना है, एक तरफ आपकी अपनी जो है क्या होगी, सीमाएं होंगी। तो बच्चों आपके सामने होगा, आपके सामने 3 विकल्प होंगे। क्या विकल्प होंगे? 3 क्या, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों एक विकल्प होगा कॉमर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमर्स। ये क्या है, ये व्यापार वाणिज्य का विषय है, मेरी समझ से तो थोड़ा बाहर है पर है। दूसरी बात ये है कि एक बच्चों क्या है, ये साइंस मैथ्स है। तो साइंस मैथ्स में क्या होता है बच्चों, मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है और साइंस भी पढ़नी पड़ती है। एक समस्या क्या है, एक है बच्चों समस्या ही मान लो इनको, और क्या है, साइंस बायो है। तो बच्चों बायो है तो उसमें साइंस भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैथ की जगह वहाँ बायो पढ़ करके कहते हैं डॉक्टर वगैरह बनते हैं। डॉक्टर नहीं बनते तो कंपाउंडर जरूर बन जाते हैं, और कंपाउंडर भी नहीं बनते तो कोई मेडिकल की दुकान खोल लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं ना। एनी हाउ। और बच्चों आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट और है, बी टेक। अब ये टेक तो आप जानते हो, टेक एंड तो टेक्नोलॉजी होता है, बी टेक है। अब फिर कोई आपको कह रहे नहीं इनको छोड़ रहे तो वो कर ले, क्या बोलते हैं, बीए कर ले। ये बीए तो हमारे जैसों का काम है, जो कुछ नहीं करते फिर वो बीए ही करते हैं। एनी हाउ। और बच्चों एक बात और है, कुछ कहेंगे साहब बीसीए कर ले। ये क्या होता है? ये बच्चों को कंप्यूटर में कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कुछ है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये अखबार वाले एक वो कराते हैं BJMC, जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स चला दिए गए हैं। पर बच्चों जो सबसे ज्यादा सुपर हिट हैं, सबसे ज्यादा सुपर डुपर कोर्स जो हैं, जो माने गए हैं आज तक, वो बच्चों एक तो सबसे सुपर डुपर तो एक तो ये है, ये सरवारा वर्ग का कोर्स है। कहने का मतलब जो साधारण व्यक्ति है, जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक है, वो इसी को लेती है। एक ये डॉक्टर बनने वालों का इधर से चलता है मामला, ये इंजीनियर वगैरह इधर से बनते हैं, और ये जो है इनका भी अपना है, कुछ न कुछ है। अब बच्चों मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है, इतने सारे रास्ते आपके सामने होंगे। आप 10th पास करोगे, ये रास्ता चुनो कि ये चुनो, कि ये चुनो कि ये चुनो, ये चुनो, ये चुनो या ये चुनो। यही तो बच्चों कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन के बारे में इस कविता में समझाया गया है। ये कविता जो है बच्चों यही तो है जी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और जब सॉल्यूशन मिला तो क्वेश्चन का भी कुछ अता पता नहीं। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड, इसका मतलब बच्चों टू रोड्स डिवाइडेड। कभी कह रहा है कि मैं जा रहा था, कभी कह रहा है कि मैं जा रहा था, और देखो यूं चल रहा था रास्ते पर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते चलते ये रोड क्या है, दो भागों में फट गया, एक इधर फट गया और एक इधर फट गया। और बच्चों यहां से क्या स्टार्ट हो गया आपको पता है? यहां से जंगल स्टार्ट हो गया है, यहां से जंगल स्टार्ट हो गया इसी बिंदु से। अब बताओ, अब जंगल में जाकर के क्या है, सड़क जंगल में घुस गई। पहले तो मैं चलता रहा, अब जंगल में क्या हुआ आपको पता है? एक पगडंडी इधर, एक पगडंडी उधर। अब एक आदमी मुझे बताओ, दोनों पगडंडियों पर एक साथ तो चल नहीं सकता, तो एक तो चुननी पड़ेगी। अब बच्चों वही बात है, सही चुन ली तो और बात है, गलत चुन ली तो फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि उस छोटी सी भूल ने ला दिया बड़ा अंतर, उस छोटी सी भूल ने ला दिया बड़ा अंतर। अगर उस दिन सही चीज को चुना होता तो कुछ और बात होती, ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड, इसका मतलब ये हुआ कि दो सड़कें बच्चों क्या हो गई, फट गई। फटने का मतलब ये नहीं फट गई, ये बच्चों देशज शब्द है, वो विभाजित हो गई। अपन कहते हैं रास्ता फट गया, ऐसा नहीं रास्ता फट गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो भागों में फट जाना माने दो भागों में बट जाना। टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब दो सड़कें या दो रास्ते क्या हो गए, दो रास्ते बच्चों जो है वो बट गए, है ना, बट गए वो। और इन्हें येलो वुड यानी एक पीले वुड, मैंने बताया एक पीले जंगल में जाकर के रास्ता जो है दो रास्तों में बट गया। जिस रास्ते से होकर के बच्चों में जा रहा था वो रास्ता क्या है बच्चों, एक पीले जंगल में जाते क्या हो गया कि वो एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर चल पड़ा, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर चल पड़ा। या यूं कहो कि एक सड़क से जा रहा था और उसके बराबर दूसरी पगडंडी भी जा रही थी, दोनों बराबर चल रही थी। अब जंगल में गई तो साहब वो एक इधर मुड़ गई एक उधर मुड़ गई। अब समस्या ये है कि कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता छोड़े, है ना। तो एंड सॉरी
और बड़ा अफसोस है इस बात का, दैट आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ सिंस आई वाज ए सिंगल पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सनैलिटी था, दैट्स व्हाई इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू फॉलो बोथ द वे साइमल्टेनियसली। इसलिए असंभव था मेरे लिए कि मैं दोनों रास्तों के ऊपर चल सकता है एक ही समय में, एंड बी वन ट्रैवलर सिंस आई वाज ओनली अ सिंगल ट्रैवलर, क्योंकि मैं क्या था बच्चों, मैं अकेला मुसाफिर था, मैं अकेला पथिक था। पथिक, पथिक जानते हो, अकेला पथिक दो दो पथों का अनुसरण एक साथ भला क्यों कर सकता है, तो एंड बी वन ट्रेवलर, और चूंकि मैं एक मुसाफिर था, चूंकि मैं एक अकेला पथिक था, लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं क्या रहा बच्चों, दैट्स व्हाई आई केप्ट स्टैंडिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए काफी लंबी समय तक मैं वहां खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन, एंड लुक डाउन वन, एंड लुक डाउन वन का मतलब बच्चों, एंड लुक डाउन वन का मतलब जानते क्या होता है, वन यानी क्या होता है, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी एवरीबडी शुड लव, एवरीबडी शुड लव, या एवरीवन शुड लव एवरी वंस कंट्री, तो बच्चों वन का मतलब एवरीवन है, एंड लुक डाउन एवरीवन, और बच्चों एंड लुक डाउन एवरीवन का मतलब होता है बच्चों एंड लुक डाउन बोथ, और मैंने बच्चों दोनों रास्तों को देखा, मैं देखा कहां, कब तक देखा, जहां तक मेरी नजर जाती थी, ठीक है, दूर दृष्टि जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी वहां तक मैंने उनको देखा, तो दूर दूर तक क्या था बच्चों, है ना, तो दिन को हरीशराय बच्चे ने कविता में लिखते हैं कि जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक तम का सागर लहराता है, तो यह तम का नहीं बच्चों, यह जंगल का मामला है, तो जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक उसको जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, और एक बिंदु ऐसा भी आ गया, एक बिंदु बच्चों ऐसा भी आ गया जहां पर क्या हुआ, ये दिखना बंद हो गई, और किसके अंदर चली गई, ये सड़कें बच्चों, यहां से वो देख रहा खड़ा खड़ा दोनों को, अब यहां तक तो ये दिख रही है, इस जगह से आकर के बच्चों ये क्या हो गई, इस जगह से दिखना बंद हो गई, ये आंखों से ओझल हो गई, और ये किस में चली गई बच्चों, ये दोनों ही सड़कें अंडर ग्रोथ में चली गई। ये अंडर ग्रोथ क्या होता है बच्चों, अंडर यानी नीचे, और ग्रोथ माने वृद्धि, तो बच्चों ये अंडर ग्रोथ का मतलब वृद्धि नहीं होता, इसका मतलब होता है सघन झाड़ियां और सघन पौधे, झुरमुट, झुरमुट कहते हैं हिंदी में, तो सघन झुरमुटों के अंदर जाकर के सड़क क्या हो गई, ओझल हो गई, एंड लुक डाउन, और बच्चों मैंने देखा, ईच ऑफ देम, वन का मतलब होता है ईच ऑफ देम, एंड आई लुक डाउन ईच ऑफ देम, और मैंने उन दोनों को देखा, एज फार एज आई कुड, एज फार एज माने उतनी दूर तक, आई कुड माने जितनी दूर तक मैं देख सकता था, अर्थात बच्चों जहां तक मेरी दृष्टि का पसारा था, जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच सकती थी वहां तक जो है मैंने उनमें से प्रत्येक रास्ते को देखा, टू वेयर, और बच्चों वो अंतिम बिंदु, उस अंतिम बिंदु पे जाइए क्या हो गया, इट बेंट, इट का मतलब क्या है, ये का मतलब बच्चों ईच ऑफ देम, इट का मतलब होता है ईच ऑफ देम, अर्थात उनमें से प्रत्येक क्या हो गई बच्चों, आंखों से ओझल हो गई, बेंट का मतलब बच्चों टर्न्ड, मुड़ गई, और किस में मुड़ गई, इन द अंडर ग्रोथ का मतलब झुरमुट में मुड़ गई। अब झुरमुट में जाने के बाद में क्या हुआ कि वो जो रास्ता है उसका अंतिम छोर मुझे वहीं तक दिखा, और झुरमुट में जाने के बाद में उस रास्ते का अस्तित्व मेरी आंखों से क्या हो गया, ओझल हो गया, उस मार्ग का अस्तित्व मेरी आंखों से ओझल हो गया, देन टुक द अदर, अब बच्चों अपने सामने क्या था, अब दोनों में से एक चुनना था, एक तो ये था एक ये था, हमने इसको नहीं इसको चुन लिया, देन टुक द अदर, और बच्चों फिर क्या हुआ, और मैंने दूसरी राह पकड़ ली, एंड देन टुक द अदर का मतलब होता है देन आई फॉलोड द अदर वे, और बच्चों फिर मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, जस्ट इज फेयर, और ये मुनासिब भी था, जस्ट एज फेयर का मतलब होता है एंड इट वाज एप्रोप्रिएट ट्रू, एंड आल्सो इट वाज एप्रोप्रिएट, और बच्चों ये एप्रोप्रिएट भी था, ये फेयर भी था, ये उचित भी था, मैंने दूसरे रास्ते को चुना, क्यों चुना बच्चों, इसलिए चुना, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब बच्चों देखो ऐसी बात है, मैं यहां खड़ा हूं और यहाँ ये दो रास्ते हैं, अब बच्चों ये दोनों रास्ते मुझे अपनी ओर क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ये भी दावा करता है कि आओ मुझ पर चलो, ये भी दावा करता है कि आओ मुझ पर चलो, अब बच्चों मैंने इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, और ऐसा मैंने बिल्कुल उचित ही किया, या बिल्कुल मुनासिब भी किया, क्योंकि इसका जो दावा था, किस बात का, इसका जो आह्वान का दावा था, या इसका जो आह्वान था, इन्विटेशन था, वो बच्चों ज्यादा बेटर था, इसका इन्विटेशन ज्यादा बेटर था। अब बात यह है कि बच्चों क्यों, इसलिए था, अब जैसे मान लो आपके पास में दो जने आ जाए नौकरी मांगे, दो में से एक को छोड़ना है, तो आप जानोगे कि जिसकी ज्यादा योग्यता होगी उसी को चुनोगे ना, तो अब इसने क्या बच्चों फौरी नजर से देखा, तो इसको लगा कि इसका दावा कमजोर है, इसका दावा बेहतर है, क्यों इसको इसका दावा बेहतर लगा, वो कहता है देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, जस्ट एज फेयर, और दूसरा रास्ता पकड़ के मुझे लगता है मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा करना मुनासिब ही था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम,
और बच्चों संभवतया जो दूसरा वाला रास्ता है उसका क्लेम या उसका आह्वान या उसका जो इन्विटेशन था, दैट वाज बेटर, वो थोड़ा बेटर भी था, बिकॉज इट वाज ग्रासी। अरे यार एक बात बताओ, इस पे क्यों चलता मैं? जिस रास्ते के ऊपर कांटे थे उस कांटों वाले रास्ते के ऊपर क्यों चलता मैं? जिस रास्ते के ऊपर कंकड़ थे, पेबल्स, उस रास्ते के ऊपर क्यों चलता मैं तो उस रास्ते के ऊपर चलने वाला था जो कैसा था, जो बच्चों नरम नरम, कोमल कोमल, मखमली घास, मखमली घास से युक्त जो रास्ता था, जिस पर अभी कम ही लोग चले थे। क्योंकि आप जानते हो जब दिन निकल जाएगा, 12 बज जाएंगे, तब तो दुनिया चल चल के उसको रौंद देगी। लेकिन अभी तो सुबह सुबह का समय है, लोग तो सो रहे हैं और सपनों में खो रहे हैं, और मैं आ गया हूं तो क्यों नहीं मैं इसी का फायदा उठा लूं। आज मुझे ऐसा रास्ता, एक तरफ तो ऐसा रास्ता है जिसमें कांटे हैं और दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर मखमली घास बिछी हुई है। तो देखो कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये रास्ता कैसा था बच्चों? इट वॉज ग्रासी, यानी ये घास युक्त था, मखमली घास, कोमल कोमल घास, हरी भरी घास और पांव को सुकून पहुंचाने वाली घास। अगर आप उसके ऊपर, जिसके ऊपर उसकी बूंदे होती है, नंगे पांव चलते हैं तो कहते हैं आंखों की ज्योति बढ़ती है, ऐसे कहते हैं। तो क्यों ना मजा लिया जाए, क्यों ना एंजॉय किया जाए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास युक्त था। एंड वांटेड वियर, और ये रास्ता क्या चाहता था बच्चों? एंड इट वांटेड वियर का मतलब, और ये चाहता था कि कोई इस पर चले। वियर का मतलब बच्चों आप जानते हो, कोई कई चीजें ऐसी होती है, अब आपको चले। हाँ, मेरा कहने का मतलब बच्चों, ये बोर्ड क्या चाहता है? कोई इस पे लिखे, इसको भगवान ने बनाया इसलिए कि इस पे कोई लिखे, अपना जीवन सफल बनाए। तो रास्ता क्यों बनता है? रास्ता इसलिए बनता है कोई पथिक आए और उसके ऊपर चले। तो ये रास्ता भी चाहता था कि कोई इस पर चले। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, दो यानी होता हालांकि, एज फॉर दैट, जहां तक बच्चों इस बात का सवाल है, द पासिंग देयर, द पासिंग सब्जेक्ट है, द पासिंग देयर यानी वहां पर जो लोगों की आवाजाही है, इट वॉर देम रियली अबाउट द सेम। अब बच्चों लोगों की आवाजाही ने क्या किया है? इसको और इसको दोनों को बराबर रौंदा है। हालांकि दोनों को बराबर रौंदा है, क्योंकि ये तो बच्चों इस पर भी इतने लोग चलते हैं, इस पर भी लोग इतने ही चलते हैं, लेकिन आज कभी सवेरे सवेरे पहुंच गया है। तो सवेरे सवेरे पहुंच गया तो क्या है कि ये रास्ता जो है इससे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नरम नरम घास है। हालांकि वो कह रहा है कि द पासिंग का मतलब होता है कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना। देयर अर्थात वहां आने और जाने ने क्या किया है? हेड वॉर्न देम, हेड वॉर्न देम का मतलब कुचला है, रौंदा है, ठीक है। देम यानी उन दोनों को, रियली अबाउट द सेम का मतलब इक्वली, लगभग जो उन दोनों को बराबर बराबर रौंदा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो आते हैं, लोग तो चलते हैं। लेकिन बच्चों इतनी सारी बात होने के बावजूद भी ये स्थिति है। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।